प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में इकाई 4 में यह लगा हुआ टॉपिक है भारतीय युग और हिंदी नवजागरण। इकाई 4 में दिया गया है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत फ्रेंड्स ये टॉपिक है हिंदी नवजागरण, हिंदी का पुनर्जागरण और भारतीय युग, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको इकाई 4 से लेके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, किन किन टॉपिक को रखा गया है। बहुत ही सरलता से मैंने यहाँ पर इस पीडीएफ को लिया है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि आपके लिए वहां ज्यादा सहूलियत होगी इसको पढ़ने में, है ना। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। बता दूं प्लीज फ्रेंड्स, क्लास को आप पूरा देखिए कि भारतेंदु जी या और अन्य संस्थाओं ने क्या योगदान दिया है वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर, हिंदी को लेकर, राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर, या देश की जनता के लिए किन किन संस्थाओं ने, किन किन लोगों ने, किन किन महापुरुषों ने, कौन सी पत्रिकाओं ने अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ भारतीय युग का देखेंगे। इसके बाद मैं एक एक करके सारे टॉपिक फ्रेंड्स कवर करवाती जाऊंगी। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। भारतीय युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहक के रूप में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 50 तक की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में आरंभ हुआ। अतः भारतेंदु का उदय तभी से मानना उचित है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतीय युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ यहाँ पर कहा गया है कि भारतेंदु का उदय कब होता है। कवि वचन सुधा पत्रिका के साथ होता है, लेकिन उनकी समाप्ति दिया गया है सरस्वती प्रकाशन के साथ। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि छोटे मुंह बड़ी बात करना या फिर गागर में सागर भरने की इन शब्दों की शक्ति है, ठीक है, क्योंकि कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को यहाँ पर दिखाया गया है, कहा गया है। जिस पुस्तक में ऐसे मैंने तथ्य लिए हैं, बहुत ही बेस्ट पुस्तक है फ्रेंड्स वो। तो यह युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कुछ नयापन दिखाई दे रहा था। पुनर्जागरण से नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। भारतेंदु जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। इसे संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। यह युग प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करते हुए नवीन राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ा। देखिए, यही है हिंदी नवजागरण और भारतीय युग कि इस युग ने क्या क्या किया। प्राचीन परंपराओं, मर्यादाओं की रक्षा भी की, फिर नवीन राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर ये युग आगे बढ़ता रहा। भारतेंदु जी ने प्रकृति, श्रृंगार, कृष्ण लीला आदि का वर्णन अपनी स्वतंत्र अनुभूति से किया। काव्य में सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों का समावेश पहली बार इसी युग में हुआ। पत्र पत्रिकाओं, निबंधों, कविताओं को माध्यम बनाकर भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकता, रूढ़ियों आदि पर करारा प्रहार किया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखी गई है फ्रेंड्स। यदि और बात करूं तो भारतेंदु जी के नाटकों, निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है, तो नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है, तो विशस्य विषमौसधम में देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। यदि प्रेम जोगिनी की बात करूं तो इसमें धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है भारतेंदु जी की। ओके, और यदि बात करूं तो भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियां, मिथ्या विचारों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया है। यानी ये सभी भारतेंदु जी ने तो किया ही नवजागरण के लिए बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन उनके जो भारतेंदु मंडल के अन्य कवि थे उन्होंने भी अपना भरसक प्रयास किया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है। यदि भारतीय युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन
अपनी कविता में किया है, तो वहीं उन्होंने भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कृत कवि की प्रवृत्ति और रचनाओं को भी विद्यमान रखा है साहित्य के नाम पर। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फ्रेंड्स और देख, भारत में असंख्य कुप्रथाएं एवं अंधविश्वासों ने भारतीयों को कूप मंडूक बने रहने में सहायता प्रदान की तथा उन्नति को अवरुद्ध किया। जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, छुआछूत आदि धर्म के संकीर्ण विचारों ने व्यक्ति से अलग रखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यही सब चीजें हैं जो कि हिंदी नवजागरण के लिए नवजागरण के का मेन उद्देश्य है। इन कुप्रथाओं को समूल नष्ट करने के लिए समाज सुधारकों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए। इस दिशा में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस एवं महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही तथ्य हमें यहाँ पढ़ने हैं। इसको हमने इकाई 2 में भी पढ़ा है, लेकिन फ्रेंड्स वहां पर ये हमें नहीं दिखाना था। यहाँ हमें स्पष्ट करना है कि भारतेंदु जी ने हिंदी के लिए, हिंदी को जागृत करने के लिए या समाज के जागरण के लिए क्या क्या कार्य किया है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्ति करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी मची हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि भी थे, जिसमें आते हैं कि भारतेंदु जी ने यद्यप 35 वर्ष की अल्पायु में ही प्राप्त की, किंतु इस अल्पकाल में ही उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट के नाम लिए जा सकते हैं। भारतेंदु जी की शैली के 2 रूप देखने को हमें मिलते हैं। एक है भावावेश शैली, दूसरा है तथ्य निरूपण शैली। इसमें से प्रथम शैली के लिए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है तथा निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र की बात करूं तो प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भाव भंगिमा दिखाई पड़ती है। फिर चौधरी प्रेमघन की बात करूं तो इनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसी खरी खरी कहने वालों की होती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और अनुप्रासंगिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन लेखकों को एक सामान्य गुण है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह सजीवता और जिंदा दिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों की रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहले पहल भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था और इसे देखने स्वयं काशी नरेश महाराज, ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण ने एक नाटक में अभिनय के लिए मूछ मुड़वा देने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये इस काल में अनेक निबंधकार भी हुए, जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीति, समाज, देश, पर्व, त्योहार, जीवन चरित्र तथा अन्य विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है परीक्षा गुरु।
इसके उपरांत राधा कृष्ण, निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और तथा 100 सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। देखिए, इन रचनाओं में कहीं न कहीं देश को, समाज को की जन जागृति की बात कही गई थी। क्योंकि उस समय हमारा जो समाज था फ्रेंड्स इतना जागृत नहीं था। तो इस लेसन में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि कौन-कौन सी कृतियाँ हैं, कौन सी रचनाएँ हैं, कौन-कौन से लेखक थे, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया, जिन्होंने साहित्य पर लेखनी लिखी, वो अपने समाज को, समाज की जनता को जागृत करने के लिए किया। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मजी हुई नहीं थी, तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग के सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था। अब देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध की पत्र पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने योगदान दिया भारतीय युग और हिंदी नवजागरण के लिए? तो भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक यशस्वी पत्रकार भी थे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। फ्रेंड्स, ये पत्रिकाएं हैं, उम्मीद करती हूँ आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज आप इनको देख लीजिएगा कि ये सभी भारतेंदु युग के ही हैं। कुछ पत्रिकाएं थी जो बाद में बंद कर दी गई थी, लेकिन कुछ लगातार निरंतर चलती गई। तो इनमें से कुछ पत्रिकाएं थोड़े दिनों के बाद बंद हो गईं। किंतु कुछ पत्रिकाओं ने हिंदी की बड़ी सेवा की। ऐसी पत्रिकाओं में प्रमुख है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र और आनंद कादम्बिनी। आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी ये पत्रिकाएं इनके संपादकों के उद्योग से चलती रहीं। कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटूलाल मिश्र के संपादकत्व में तथा लाहौर से मित्र विलास नामक पंडित गोपीनाथ के संपादकत्व में हुआ। उसी समय ज्ञान प्रदायिनी और हिंदू बांधव पत्रिकाएं भी निकलती थी, जिनमें हिंदू उर्दू दोनों भाषाओं में लेख लिखे होते थे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर है, ये एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा भी जाता है कि कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने सन 1868 में निकालनी प्रारंभ की। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं लिखते थे तथा और भी बहुत सारे लेखकों की रचनाएं भी छपती थी। इस समय के हिंदी लेखकों ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी, वो इस काल में थम गई। सन 1874 में भारतेंदु ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर फ्रेंड्स लिए गए हैं, बस आपको इसे बारीकी से समझना है और ध्यान से देखना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज आप जरूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।